नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। कोरोना को लेकर अभी भी कई देश में अध्ययन किए जा रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में कई स्टडीज में पाया गया है कि 2 डोज के पूरे हो जाने के बाद भी 70 दिन के बाद या 10 हफ्तों के बाद एंटीबॉडी घट जाती हैं, आधी हो जाती हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि 2 डोज लगवाने के बाद भी क्या हमें तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं, और खास तौर पर उन लोगों को जो वल्नरेबल हैं, यानी कि जो वो हैं जिन पर ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस का। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर चांद वट्टल जुड़ गए, जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के गंगाराम अस्पताल में, और डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता के हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो अलग अलग देशों के अगर हम देखें कि उनके क्या रुख हैं, उसमें साफ होता जा रहा है कि कई यूरोपीय कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जो कि अब कह रहे हैं कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो वीकर पॉपुलेशन है उसको तीसरा डोज दे दें। हमारे यहाँ भी लगभग 165 दिन गुजर चुके हैं। तो क्या डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या वक्त आ गया है कि कम से कम वो लोग जिन्हें सबसे पहले टीका लगा था और जो लगातार वायरस को एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स, उनको तीसरा डोज दिया जाए? अंजलि जी, पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे काफी समय से मंथन चल रहा है कि 2 डोज लगने के बाद 4, 5, 6 महीने के बाद, जबकि कुछ डेटा है कि एंटीबॉडी लेवल्स कुछ कम हो जाते हैं, तो क्या उसके 3, 4, 6 महीने के बाद हमें तीसरी बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं? इस पर काफी कुछ मटेरियल अवेलेबल है जिसने यह दिखाया भी है कि अगर हम तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज ले लें तो उससे एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ जाते हैं और फर्दर हो जाता है, तो इसके फायदे नजर आ रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि क्या इसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर दिया गया है? तो देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक रिसर्च छपी थी जिसमें उन्होंने जो वल्नरेबल ग्रुप है, यानी कि वो लोग जिनमें किसी कारणवश एंटीबॉडी लेवल्स अच्छे नहीं बनते, जैसे कि पेशेंट जो स्टीरॉइड्स पर हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जो कैंसर मेडिसिन पर हैं, तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें पहले मौके में ही एंटीबॉडी लेवल्स पूरे नहीं बनते, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खासकर से स्टीरॉइड्स पे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा तबका है, काफी लोग भिन्न भिन्न कारणों से हैं। तो उन लोगों में उसके इफेक्ट की वजह से एंटीबॉडी लेवल्स एडिक्वेट नहीं बनते। तो इनमें डेफिनेटली ये प्रूव हुआ है कि अगर आप तीसरा बूस्टर डोज दें तो उससे ये लेवल बढ़ता है, और उसी चीज को अब एक्सटेंड किया गया है जो हाईली वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली पीपल या फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि शायद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं वो, दैट्स ग्रुप नंबर 1। दूसरा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, या तीसरा ग्रुप जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनका एक्सपोजर लेवल बहुत ज्यादा है। तो इन 3 ग्रुप्स में मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज की जरूरत है। लेकिन हम जब ये फैसला करेंगे तो उस समय हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसको अभी पहली डोज भी नहीं मिल रही है, क्या ये जस्टिफाइड है कि उसकी पहली डोज छीन करके जिसको 2 डोज मिल चुकी हैं उसको तीसरी डोज आप अभी दे दीजिए? तो अगर सवाल है कि क्या इसका एडवांटेज है, तो उसका जवाब है कि हाँ, इसका एडवांटेज है। अगर सवाल ये कि क्या ये इमीडिएटली होने लगेगा, तो वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक एविडेंस। अंजलि जी। जी डॉक्टर वट्टल, आईसीएमआर का कहना है कि 6 महीने और 1 साल तक कोई बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे देश में अभी साइंटिफिक एडवाइस कई बार जरूरत और क्या स्थिति है उसके हिसाब से बदल दी जाती है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन की, वैक्सीन उत्पादन की स्थिति यही रही, तो क्या तीसरी डोज देना, बूस्टर डोज देना मुमकिन है, या आप कहेंगे कि अभी फर्स्ट डोज देने की ही स्ट्रैटेजी पे फोकस करना बेहतर रहेगा? हाँ जी, थैंक यू अंजलि जी, आपके साथ हमारा आपके साथ जुड़ने के लिए।
जोड़ने के लिए इस इम्पोर्टेंट एरिया पे जो कि बूस्टर्स की बातें हो रही हैं। राइट अवे जो आंसर डॉक्टर अरविंद कुमार ने दिया कि हाँ जी बूस्टर से फायदा हो सकता है, मैं उससे सहमत तो हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन जो एक प्रतिक्रिया है, जो साइंस की प्रतिक्रिया है, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसके काफ़ी सारे अगर विश्लेषण किया जाए तो इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इस डिजीज का क्या, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ज्ञान है नहीं, तो इसलिए पूरे तथ्य हमारे पास इस टाइम है नहीं ताकि सारी चीज़ों का जवाब दे पाए। तो ये तो सबसे पहली बात है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है जो कि हम बिल्कुल साफ लफ्जों में ये कह दें कि हाँ जी अब बूस्टर चालू कर दिया जाए। ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा आज की तारीख में। लेकिन जैसे कि वैक्सीनेशंस की पॉलिसी हुई है, मैं जैसे आपसे ये कहूँ कि जैसे डीपीटी था जो बच्चों में हम देते हैं और उनका बूस्टर्स वगैरह देते हैं और वो चलता है 3 साल तक, ये सारे वैक्सीन जो हैं ठीक तरीके से जांच पड़ताल कर लिया गया है और उनका वाकई माने में बूस्टर्स रहते हैं जो कि बेसिक वैक्सीन है उसी को दिया जाता है और फोर्टिफाई होता है और उनकी जो है इम्यूनिटी को जो है और तंदुरुस्त किया जाता है उन बूस्टर्स से। यहाँ पे ये जो कोविड वायरस की बात हो रही है, इसका एक्चुअली साइंटिफिक लहजे में एक बूस्टर नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली जो है चेंज हो रहा है, एक्वायर कर रहा है डिफरेंट स्पाइक प्रोटीन्स, जिसकी वजह से वैक्सीन फेलियर्स हो रहे हैं। अगर तो हमने इनको बूस्ट करना है तो हमें अपने वैक्सीन को और सक्षम बनाना है इस ज्ञान से कि इसने क्या चेंजेस हुए। अगर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं तो सबसे नियरेस्ट इसका वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस होगा जिसमें कि शिफ्ट्स और ड्रिफ्ट्स होते हैं। अब वो जब ड्रिफ्ट होता है तब वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और नया वैक्सीन बनाना पड़ता है। लेकिन सार्स कोव जो है इसमें उस तरीके के ड्रिफ्ट अभी तक देखे नहीं गए हैं। माइनर चेंजेस जिसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं वो देखे गए हैं। तो यानी कि जो भी अगर आप वैक्सीन देना चाह रहे हैं एज ए बूस्टर, तो उसमें ये बात जरूरी देखनी पड़ेगी कि इसको कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है, इसमें कोई चीज और डाली जा रही है जो कि स्पाइक प्रोटीन जो अब नया बन गया उसके लिए भी उसका एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं। बाकी जो अरविंद जी कह रहे थे कि ये जो एंटीबॉडीज वेन हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हमें जो दिखता है वो हम उसकी बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन में। जब वैक्सीन लगता है 2 चीजें होती है, एक तो आपका सीरोलॉजी रेस्पॉन्स है जिसको आप मेजर कर पाते हो और आपको दिखता है, दूसरा होता है टी सेल रेस्पॉन्स जो आप मेजर नहीं कर पाते, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो बॉडी में आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि वायरस बदलेगा इसलिए हमारी वैक्सीन को भी लगातार बदलना है। लेकिन आज की डेट में करंटली हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है और उनको बहुत पहले टीके लगे थे, तो क्या उनके लिए एक एक्सेप्शन करके उनको टीका लगाना सोचा नहीं जा सकता क्या इसके बारे में? ये जो आपने इससे पहले भी मेरे से पूछा कि ये किस हद तक ठीक है सोचना, क्योंकि जिसको एक वैक्सीन भी नहीं मिला और वो एक्सपोज्ड है टू दिस वायरस एंड कैन डाई, रादर देन जिसको कि 2 वैक्सीन लग चुके हैं और ब्रेक थ्रू अगर हुआ भी है, ये देख लिया हमने कि हमारा मोर्टेलिटी वाज वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो हम एटलीस्ट जान बचा पाए। जिनको 1 डोज भी मिला था तो वो लेकिन उनकी मोर्टेलिटी नहीं हुई, तो उनकी जान बच गई, तो एटलीस्ट उनको तो पहला वैक्सीन मिलना चाहिए। तो जो बूस्टर्स हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली में बूस्टर्स है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि आप दे क्या रहे हैं बूस्टर्स के लिए। सुरक्षा कवच को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए वो हमारी, आप कह रहे हैं, पहली ज्यादा वो प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम। तो डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या की गति बहुत धीमी है, तो मेरे ख्याल से बूस्टर डोज का अब सपना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। अंजलि जी, एक तो मेरे को पैनलिस्ट डॉक्टर पाटिल ने जो जवाब दिया था, समहाउ वो मेरे तक आवाज नहीं आ पाई, तो मैं सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन मैं आपको, जब मैंने शुरू में भी जब जवाब दिया था कि 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है कि क्या इसकी जरूरत है और क्या इसके फेवर में एविडेंस है, और दूसरा है लॉजिस्टिक्स का मामला कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ऐसा करना शुरू कर सकें। तो देखिए, जहां तक एविडेंस का सवाल है, एविडेंस एमर्ज हो रही है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स
एंड हेल्थ केयर वर्कर्स जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनमें शायद ऐसा करने से उनके लिए फायदा होगा। इसकी काफी एविडेंस डेवलप हो रही है। बट इसको अगर हम प्रैक्टिकल में ट्रांसफॉर्म करें कि जब हमारी अभी 50% से ऊपर आबादी को अभी एक डोज भी नहीं मिली है, तो हम उन लोगों से पहली डोज छीन करके 2 डोज पा चुके लोगों को तीसरी डोज देने की बात करें, क्या यह एक तर्क संगत डिसीजन है? तो ये एक लॉजिस्टिक्स की बात है जिसमें बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, और यही कारण है शायद कि आईसीएमआर ने और डब्ल्यूएचओ ने भी अभी इसको एज ए रूटीन रिकमेंड नहीं किया है। जो देश अपने आप देने की सोच रहे हैं वो उन्होंने अपने लेवल पे फैसला किया है, ये कोई डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन अभी नहीं है। बिल्कुल, वास्तविकता जो है, जो परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक हमें ढालना पड़ेगा अपने आप को, और बूस्टर डोज इस वक्त मुमकिन नहीं लगता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमसे बात करने के लिए। शुरुआत इसी से करते हैं कि कोविड टीके के असर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो मौजूदा टीके हमारे पास हैं वो पैंडेमिक को रोकने में या कोरोना वायरस को का इन्फेक्शन किसी के अंदर रोकने में कितने असरदार हैं? देखिए, अगर हमें इस महामारी, ये जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसको अगर खत्म करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है टीका। एंड द कोविड वैक्सीनेशन इज वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ही सक्सेसफुल है। अगर आप देश भर के, दुनिया भर के आंकड़े देखेंगे डेल्टा वायरस का गेन, तो आपको 80+ एफिशिएंसी मिलती है फ्रॉम डेथ and from severe infection. तो द टीका, कोई सा भी टीका हो जो भारत में आज की डेट में अवेलेबल है, इसकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है और ये बहुत ही लाभदायक है आपकी सुरक्षा के लिए। जी, जो लोग अब तक दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, क्या एक डोज उनको इतनी सुरक्षा अभी दे रही है कि वो सेफ हैं? क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कुछ राज्यों में नंबर बढ़ रहे हैं, और दूसरी डोज को लेकर आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, एक डोज से जो सक्सेस मिलता है वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीन 30 to 50%, और सेकंड डोज मिलने के बाद 80% हो जाता है, 80+% हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेल्टा वायरस। तो अगर आपको नहीं मिल सकती वैक्सीन तो आप ये दिक्कत जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। और अगर आपको दोनों डोज मिल गई हैं फिर भी आप इस विक्टिम को लगाइएगा, इसको मानिए, इस सलाह को फॉलो करिएगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि द इन्फेक्शन आपको टीका के बाद भी हो सकता है लेकिन वो कम सिवियरिटी का हो। तो धीरे धीरे करके वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ रही है और वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं, तो जरूर आप कोशिश करिए कि आपको सेकेंड डोज मिल जाए, कि आपको वो इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिल जाए। हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर आपका। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें और अपना टीका लगवा लें जल्द से जल्द। नमस्कार।